हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अभी तक हमने वर्क पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया और एनर्जी में काइनेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी की बात करी, सॉरी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करी। पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग एनर्जी की बात करी और हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं। फिर हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करी और देखा कि मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट में आते आते देखा कि भाई जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो फाइंड किए जा सकते हैं बाय फाइंडिंग चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में जितना चेंज हुआ वो कहाँ गया होगा, वो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में गया होगा। तो आज चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r। ठीक है भाई, तो एक मास m का ऑब्जेक्ट है, वो r रेडियस के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। आपसे बोला गया अंडर अ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू, जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रखा है वो दे रखा है माइनस k बाई आर स्क्वायर, माइनस k बाई आर स्क्वायर वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। तो वो यहाँ पे आपको दे रखा है कि बाई आर स्क्वायर के बराबर। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पूछा गया आपसे व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपसे पूछी गई है। टोटल एनर्जी, टोटल में क्या क्या आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये आपको पूछा गया बेसिकली। तो काइनेटिक निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, के अपने पास ऑलरेडी है इसलिए इसे हम पूरा लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, अगर मुझे वेलोसिटी पता चल जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे ना तो ग्रेविटेशन है ना स्प्रिंग है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका हमने देखा था लास्ट टाइम पे, वो था इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से, है ना। माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो चलिए पहले काइनेटिक एनर्जी की बात अगर करें तो मैं इस एक्सप्रेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, या एम वी आर, एम वी स्क्वायर अगर आप देख लें तो कितना मिल रहा है आपको। ये रेडियस भी यहाँ स्मॉल आर ही दे रखी है, तो वो आपको मिल रहा है के बाई आर के बराबर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी के बाई टू आर के बराबर। क्लियर है बात। ये आपकी आगे काइनेटिक एनर्जी। एक इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं इसको। सेकंड अपना टारगेट है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो कहाँ से आया था, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये हमने देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। माइनस डी यू बाई डी आर, यहाँ से आप u निकाल सकते हैं, तो u लिखेंगे माइनस इंटीग्रल f डॉट डी आर इनफाइनाइट से लेके r तक। ये बात हमने कल करी थी। तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे u इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ f की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के बाई आर स्क्वायर डी आर। ये आपका इंटीग्रेशन, वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई आर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपको बचेगा माइनस ऑफ के बाई आर। ये आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा। जब आर रखेंगे तो आर, इनफाइनाइट रखेंगे तो जीरो, लिमिट रखने पे भी फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा माइनस के बाई आर के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपको मिल गई। टोटल एनर्जी आपसे पूछी गई थी, टोटल एनर्जी आप लिख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक विच इज के बाई टू आर माइनस के बाई आर विल गिव यू माइनस के बाई टू आर। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे नेगेटिव है। और अब इस बार टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आई है, बहुत बढ़िया बात है। जब टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है इसका मतलब ऐसी स्टेट को कहते हैं बाउंड स्टेट। क्या कहते हैं, बाउंड स्टेट। तो ये जो पार्टिकल है ये बाउंड स्टेट में यहाँ पे है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है जिसकी वैल्यू माइनस के बाई टू आर है। तो जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो बाउंड स्टेट में होते हैं, मतलब न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं। मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी, इसलिए वो बाउंड स्टेट कहलाता है। जैसे ये पार्टिकल भी यहाँ पे लगातार इस सेंटर के आसपास घूमता रहेगा, इस सर्कल में घूमता रहेगा, इसलिए ये बाउंड स्टेट में है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो भाई हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने क्या बोला था कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ये हमने बोला था, नेट वर्क डन इज एफ डॉट डी आर और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमने पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन लिखी थी उससे भी हमने ये बात बोली थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ये बात हमने पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से बोली थी। बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यूज होती है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये आई थी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u2 माइनस u1। या अगर इसको वन वन एक तरफ लाए, टू टू दूसरी तरफ लेके जाएं तो मिल रहा है k2 प्लस u2 इज इक्वल टू k1 प्लस u1। यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो k प्लस u है वो कांस्टेंट है। मतलब आप वन और टू की अगर जब बात कर रहे हैं, इनिशियल या फाइनल ले सकते हैं या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ले सकते हैं, तो उनके लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मिल रही है। ये जो एक्सप्रेशन आपने मिला ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये लॉ क्या कह रहा है भाई कि जब आइसोलेटेड सिस्टम है, ये कब बात हुई थी आइसोलेटेड सिस्टम की? आइसोलेटेड मतलब कोई जो फोर्स आपने कंसिडर कर लिए इसके अलावा और कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा, आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात हुई थी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तभी आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पा रहे हैं। तो जब एक सिस्टम आइसोलेटेड है और कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सारे, तो आप उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, या थ्रू आउट द मोशन किसी भी पॉइंट्स पे आप उनको कंजर्व कर सकते हैं, वो कांस्टेंट रहने वाली है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन अब इस लॉ से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लॉ से ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर मैं इसको चेंज देखूं तो चेंज इन k प्लस यू, एंड व्हाट इज k प्लस यू? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो लिखा जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेंज जीरो है, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट है। और चेंज अगर जीरो होता है तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यहाँ पे कितना है, जीरो। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट पार्ट जो पढ़ा था, मैं आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने बोला था कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी जीरो है। और तभी हमने बोला कि सारे फोर्सेस सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है किसी सिस्टम में तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हम ऐसा बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का, कि अगर काइनेटिक डिक्रीज होती है तो पोटेंशियल इंक्रीज होती है, और अगर पोटेंशियल इंक्रीज होती है तो काइनेटिक डिक्रीज होती है। ऐसा एक ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल जीरो है, जो भी है सिर्फ काइनेटिक है, वो टोटल एनर्जी के बराबर है। यहाँ पे आते आते काइनेटिक जीरो हो गई, सिर्फ पोटेंशियल है और वो टोटल एनर्जी के बराबर है। और किसी भी पॉइंट पे बीच में उठाएंगे तो दोनों का सम आपको टोटल एनर्जी के बराबर मिलने वाला है। तो ऐसा ग्राफ आप काइनेटिक और पोटेंशियल का एक बना सकते हैं, ठीक है। अब अब ऐसा है कि मान लीजिए किसी सिस्टम में फ्रिक्शन भी है, तो वो तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। अब उसके इसमें अपन मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कब किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जब कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो फ्रिक्शन आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नो मोर कांस्टेंट, इट चेंजेस बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। जो कि हमने बात करी थी कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो होता है चेंज इन एनर्जी। तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी यहाँ पे है तो वो होगा चेंज इन एनर्जी का मतलब इस तरीके से। तो आपको जब वर्क डन निकालना है
तो आप हमेशा चेंज इन एनर्जी निकालेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हुआ, ये जो एनर्जी लॉस है ये कहाँ गया होगा? लेट्स से ये सारा का सारा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा मान लेते हैं। किस में कन्वर्ट हो गया? थर्मल एनर्जी में। भाई वैसे होने में साउंड भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग एनर्जीज में जा सकता है, पर आपने मान लिया कि सारी की सारी थर्मल एनर्जी में गई। तो जब थर्मल एनर्जी में गया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जितनी यहाँ पे एनर्जी में चेंज आया वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और इनका नेट सम जीरो है। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है। तो मैकेनिकल एनर्जी से जो एनर्जी चेंज हुई वो अब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये कि एनर्जी जो है वो बहुत ही फिजिक्स के अलग अलग जो सेक्शंस है उनको बाइंड करती है, कि मैकेनिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में आपने कैसे कन्वर्ट किया वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात है तो फ्रिक्शन की वजह से वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, वहां पे कोई ना कोई लॉसेस होंगे। लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसमें थर्मल एनर्जी भी आप इंक्लूड कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जितना एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तब आप अगर मैकेनिकल प्लस थर्मल करते हो तो फिर से सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, कोई वहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर फिलहाल हम इतना दूर तक नहीं जा रहे, हम अपनी बात करेंगे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी तक। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कांस्टेंट रहेगी? जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। जैसे ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया या फ्रिक्शन आया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। उस टाइम पे आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन टोटल एनर्जी या चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट तो आपको पता ही है। बहुत सारे अलग स्टेटमेंट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? इन ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक फॉर्म ये हो सकता है। दूसरा तरीका लिखने का हो सकता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि द टोटल सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारे जो लॉ ये स्टेटमेंट्स हैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट हैं। ये हम बात जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि जब सिस्टम आइसोलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स उस पर लग रहा है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी अब कंजर्व नहीं रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे और वही चेंजेस होंगे वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलिए तो काफी सारी बातें इसमें हमने की। अब आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। चलिए, तो आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बोला गया है एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जानते हैं ना, मतलब एक स्ट्रिंग से नीचे एक मास लटका दीजिए और फिर उसको थोड़ा सा आप मोशन दे दीजिए तो लगातार इस टाइप के मोशन में रहेगा। कि यहाँ से आपने लेट्स से ये स्ट्रिंग पकड़ रखी है, यहाँ पे अपने मास लटका रखा है, तो जो पेंडुलम का मोशन है वो कुछ ऐसा रहेगा, वो यहाँ तक जा सकता है ऐसा, और इधर भी वो यहाँ कहीं तक जाएगा इस तरीके से। ऐसा इसका मोशन एक रहेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको बोला गया कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m, इसका मास m है, लेंथ l है, स्विंग्स बैक एंड फोर्थ अप टू अ मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट। तो जो एंगल इसका देखा जाता है वो यहाँ से देखा जाता है, दिस एंगल इज थीटा नॉट, दिस इज द मैक्सिमम एंगल। यहाँ तक ये जाता है फिर लौट के वापस अपने पाथ पे आ जाता है, ऐसा सिचुएशन है। विद द वर्टिकल व्हेन एट एन एंगल थीटा, बीच में किसी एंगल थीटा पे जब ये है, तो लेट्स से अपन ये कोई पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे, जब ये एंगल थीटा है किसी पोजीशन पे, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड। ये तीन चीजें आपसे पूछी गई। तो मैं इसको नाम देता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो अपने को पूछा गया एट पॉइंट बी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है और इसकी स्पीड कितनी है। सारे पॉइंट बी की बात हो रही है इसलिए मैंने सब में बी लगा दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमें पता है कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन फोर्स है, दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स, ये दो फोर्सेस हैं और दोनों ही फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं।
कंजर्वेटिव फोर्स के केस में क्या टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है? यस। तो यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे? तो एनर्जीज कौन कौन सी होती है मैकेनिकल एनर्जी में? एक तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो हम पॉइंट ए पे भी सारी चीजें लिखेंगे और पॉइंट बी पे भी सारी चीजें लिखेंगे। अब वो लिखने के लिए देखो क्या करें। तो उसके लिए अपन रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। तो अपना ये पॉइंट है रेफरेंस। ठीक है, ये लाइन अपनी रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम बोल लेंगे कि इस रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इससे ऊपर जितनी हाइट पे आप चलेंगे mgh के हिसाब से आप पोटेंशियल एनर्जी वहां पे लिख सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगी hb, और ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगी ha। ठीक है, पॉइंट ए की हाइट ha, पॉइंट बी की हाइट hb। ये अपने को निकालनी है। कैसे निकालें? तो ट्राइंगल देख सकते हैं भाई, ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं देखो। ये बीच वाली लेंथ हो गई, ये एच ए हो गया, ये एच, ऐसा है पेंडुलम। ये अपना रेफरेंस लाइन है। तो मैं अगर यहां से इसको इस तरीके से देखूं, ऐसा। ठीक है, तो ये एंगल जो आपको दे रखा है, तो अगर थीटा नॉट दे रखा है, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है। और हमें पता है कि लेंथ सब जगह एल है, तो ये लेंथ भी एल है, ये लेंथ भी एल है, और ये पूरी लेंथ भी एल के बराबर है ना? क्योंकि स्ट्रिंग तो वो की हुई है, तो सारी लेंथ तो सेम होनी चाहिए, तो ये सारी लेंथ एल के बराबर है। अब अपने को हाइट चाहिए एक ये वाली और एक ये वाली। कैसे निकाली जाए? तो अगर मैं ये हाइट निकाल लूं, ये हाइट निकाल लूं, तो मुझे सारी हाइट मिल जाएगी। अब देखो कैसे निकालें। तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल बनाता हूँ पहले, ये एच ए वाला, ये एच बी वाला, ये पॉइंट बी वाला है, ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ पहले। ठीक है, तो अब देखिए टोटल लेंथ एल है, ये एंगल है थीटा, ये लेंथ भी है एल। तो ट्रायंगल के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ये लेंथ हो जाएगी आपकी एल साइन थीटा, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी एल कॉस थीटा। ये तो अपने को पता है, आराम से देख सकते हैं। और ये टोटल लेंथ कितनी है? दिस टोटल लेंथ इज एल। तो अपने को जो एच बी चाहिए वो है ये वाली एच बी। ये कितनी आएगी? एच बी विल बी एल माइनस एल कॉस थीटा, या एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास आ गई एच बी। और इसी जब आप एच ए बनाना चाहेंगे तो फिर से आप यही करेंगे। इस बार वो यहाँ तक है, दिस एंगल इज थीटा नॉट। फिर से आप करेंगे, ये लेंथ भी है एल, ये हो जाएगा एल साइन ऑफ थीटा नॉट। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा नॉट। तो जो आपको एच ए चाहिए वो एच ए भी आप आराम से बता सकते हैं, वो आएगी एल वन माइनस कॉस ऑफ थीटा नॉट। ये आपको मिल जाएगा एच ए। क्लियर है बात? तो ये तो हो गई ज्योमेट्री की बात कि आपने दोनों हाइट्स निकाल ली। अब आते हैं फिर से फिजिक्स पे कि भाई अपने को लिखनी है अब एनर्जीज। तो मैं सबसे पहले एनर्जी लिखता हूँ ए पॉइंट पे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, वो कितना होगा? तो यहाँ पे काइनेटिक भी लिखी जाएगी प्लस पोटेंशियल भी लिखी जाएगी। दिस विल बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक होगी यहाँ पे 0, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद वो फिर से अपनी पुराने वाले पाथ पे चल जाता है ना? आपको बोल रखा था कि वो थीटा नॉट तक जाता है मैक्सिमम। तो मतलब ए पॉइंट तक वो जाता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, फिर से ये अपने पाथ को पीछे रिट्रेस करता है। तो इधर से यहाँ से यहाँ तक आया, वेलोसिटी 0 हुई, फिर से वो अपने पाथ पे पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। प्लस वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जितनी उसकी हाइट है उसके हिसाब से mgh की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा वहां की काइनेटिक प्लस वहां की पोटेंशियल। काइनेटिक अपने को पता नहीं है, लेट्स से के बी इज द काइनेटिक एनर्जी वहां पे, पोटेंशियल वहां की होगी mgh, ये हो जाएगी। और क्योंकि हमें पता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लिख सकते हैं कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पॉइंट बी की एनर्जी, मतलब mgha इज इक्वल टू के बी प्लस mghb। क्लियर बात? यहाँ से आपको के बी मिल जाएगा, के बी विल बी
mg एच ए माइनस एच बी, और सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है। एच ए आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, एच बी भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पोटेंशियल एनर्जी एट बी आप लिख सकते हैं एम जी एच बी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी एट बी अभी आपने कैलकुलेट किया एम जी एच ए माइनस एच बी के बराबर। अब तीसरी बात रहती है वेलोसिटी एट बी की। तो वेलोसिटी एट बी लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, एंड दिस इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर एट बी पॉइंट इज इक्वल टू एम जी एच ए माइनस एच बी। यहां से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी एट बी विल बी इक्वल टू रूट ओवर 2g एच ए माइनस एच बी। ये आपकी वेलोसिटी पे आ जाएगी। क्लियर है बात? एच एच बी की वैल्यू आप तीनों आंसर्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनल आंसर आप यहाँ से अपना बता सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं, लेट्स से इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया होता कि बताइए पॉइंट सी पे, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट सी पे एनर्जी कितनी कितनी है, कितनी पोटेंशियल है, कितनी काइनेटिक है, और क्या वेलोसिटी यहाँ पे है। तो हमें पता है कि पॉइंट सी तो अपना रेफरेंस वाली लाइन से क्रॉस हो रहा है, ये जो पॉइंट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है ये। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज ऑलरेडी इक्वल टू जीरो। बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की। तो सोचो अगर मैं ए से सी तक की एनर्जी कंजर्वेशन करता हूँ, तो ए पे क्या सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी? यस, काइनेटिक तो जीरो थी। और क्या सी पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी? पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। यस। और एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि दोनों जगह टोटल एनर्जी सेम होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ आते आते पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है बात? आसानी से क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी mgha के बराबर, वो की वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो आप यहाँ की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ एम वी सी स्क्वायर से। यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे इसकी। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप से क्वेश्चन चलेगा, आंसर आप अपना फाइनली बता पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप इसको ट्राई करेंगे कितना आंसर यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक मासलेस प्लेटफॉर्म है। तो जो प्लेटफॉर्म है इसका कोई मास नहीं है, ये मासलेस है। इज केप्ट ऑन एन लाइट इलास्टिक स्प्रिंग। लाइट स्प्रिंग मतलब इस स्प्रिंग का भी कोई मास अपने को नहीं करना है। ठीक है, पूछा गया व्हेन अ सेंट पार्टिकल ऑफ 0.1 kg, पार्टिकल है उसका मास दे रखा है 0.1 kg, मास इज ड्रॉप्ड ऑन द पेन फ्रॉम द हाइट ऑफ 0.24 मीटर्स। ये आपको हाइट दे रखी है h 0.24 meters। तो बोला गया the particle strikes the pan and the spring compresses by 0.01 meter। तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई, इसको मैं बोलता हूँ y 0.01 मीटर। तो अब इस बार क्या सिचुएशन हो गई होगी कि पेन अब यहाँ पे आ गया होगा और पार्टिकल यहाँ रखा होगा। स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो पेन भी नीचे आया होगा और पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ होगा। ऐसा सिचुएशन हो गई अब। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम व्हाट हाइट शुड द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड। मतलब आपसे दूसरी हाइट पूछेगी, इसको h2 बोल देते हैं। टू कॉज द कंप्रेशन ऑफ, मतलब y2 आपको दे रखा है 0.04 मीटर्स। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर 0.24 मीटर से गिराया तो 0.01 मीटर कंप्रेशन हुआ, कितनी हाइट से गिराया जाए कि 0.04 मीटर कंप्रेशन इसमें हो। सेम मास, सेम स्प्रिंग, सेम प्लेटफॉर्म, वही सारी बातें इसमें लेनी है। तब किस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? सोचिए कि जब पार्टिकल इस पेन में आके गिरेगा तो इनिशियली उसके पास क्या था? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जब ऊपर से इसको ड्रॉप किया तब, है ना। फाइनली जब ये पेन कंप्रेस हो गया तो सब कुछ रेस्ट में है एक मोमेंट के लिए। ऑब्वियसली उसके बाद स्प्रिंग फिर से अपना उठेगी करेगी, सब वो बातें अलग है। लेकिन एक मोमेंट के लिए स्प्रिंग अभी रेस्ट पे आ गई है यहाँ तक, इतना कंप्रेस होने के बाद। अगर ऐसा है तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में लेता हूं ये वाली। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियली स्पीड जीरो है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली जब यहां आ गया तब भी इसकी फाइनल स्पीड जीरो है, और यहाँ पे एनर्जी कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग की वजह से एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग में कंप्रेशन आया है। क्लियर है बात?
तो इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी चेंज हुई? पार्टिकल पहले यहाँ रखा हुआ था, अब वो यहाँ पे पहुंच गया। काइनेटिक पहले भी जीरो थी, पोटेंशियल में चेंज हुआ है। तो जो चेंज हुआ वो आया mg h प्लस वाई के बराबर। ये टोटल हाइट कितनी है? h प्लस वाई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h प्लस वाई। और वो सारी एनर्जी गई कहाँ? वो सारी एनर्जी गई इस स्प्रिंग के कंप्रेशन में, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए। तो जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुई वो स्प्रिंग एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। तो बस यही इतना अपना क्वेश्चन था। अब अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ठीक है, या इसको यूएस लिख देते हैं क्योंकि वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। काइनेटिक दोनों तरफ जीरो है, इसीलिए अपन उसको कंसिडर नहीं कर रहे। काइनेटिक यहाँ भी जीरो थी और काइनेटिक यहाँ भी जीरो है, इसलिए अपन उसको कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो हुआ mg h प्लस वाई के बराबर इज इक्वल टू, व्हाट इज द स्प्रिंग एनर्जी? हमने लिखा था हाफ के एक्स स्क्वायर, रिमेंबर? तो हाफ के वाई स्क्वायर यहाँ इसकी एनर्जी हो जाएगी। जब आप एक स्प्रिंग को डिफॉर्म करते हैं बाय एक्स, तो इसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना? तो यही हमने यहाँ यूज किया। इसमें डिफॉर्मेशन हुआ वाई का, कंप्रेशन वाई का हुआ है, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी हाफ के वाई स्क्वायर के बराबर। अब आपसे बोला गया कि सेकंड केस में भी सेम मास है, सेम स्प्रिंग है, तो हम क्या करते हैं, दोनों केसेस को कंपेयर कर लेते हैं। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा h1 प्लस वाई वन बाय h2 प्लस वाई टू इक्वल टू वाई वन स्क्वायर बाय वाई टू स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिलने वाली है, क्योंकि आप जब फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो यहाँ h1 y1 ये करेंगे, जब सेकंड के लिए लिखेंगे तो यहीं पे 2 2 2 आ जाएगा सब जगह। अब m g k हाफ ये सब तो दोनों में कॉमन आएंगे, सेम आएंगे, जब डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो रेशियो आएगा उसमें बस ये रेशियो आएगा h1 प्लस वाई वन बाई एच टू प्लस वाई टू, उधर आएगा y1 स्क्वायर बाय वाई टू स्क्वायर। अब इसमें सिर्फ एक अननोन है h2, बाकी सब आपको गिवन है। h1 आपको दे रखा है 0.24, उसकी वजह से जो कंप्रेशन हुआ वो भी दे रखा है 0.01। H2 आपको कैलकुलेट करना है और उसका कंप्रेशन आपको दे रखा है 0.04। Y1 अगेन 0.01, नीचे है 0.04 इनका स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा H2 इक्वल टू 3.96 मीटर्स। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान ये रखना है कि जो एनर्जी किसी से कम होती है वो किसी और फॉर्म में उस सिस्टम में स्टोर रहती है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी पेंडुलम वाले में, तो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल में चेंज हो रही थी। अब यहाँ पे काइनेटिक तो थी नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की एनर्जी में चेंज हो रही थी, यहाँ पे ये हिसाब था। तो कुल मिला के जो एनर्जी चेंज हो रही है वो सिस्टम में किसी और फॉर्म में स्टोर होगी, और वही हमें यहाँ पे देखना होता है हमेशा। क्लियर है बात? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्प्रिंग गन है, ये स्प्रिंग गन बना रखी है यहाँ पे, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। इसके स्प्रिंग का कांस्टेंट आपको दे रखा है k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, एक स्मॉल बॉल ऑफ मास 0.1 kg, मास आपका दे रखा है 0.1 kg इस बॉल का, is put in its barrel by compressing the spring through 0.05 मीटर। स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है, मतलब x भी आपको यहाँ पे गिवन है 0.05 मीटर्स के बराबर। ठीक है, पूछा गया आपसे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज्ड। जब स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो बॉल को कितनी वेलोसिटी मिलेगी? ये वेलोसिटी क्यों मिलेगी, कहाँ से आएगी? स्प्रिंग इसको पुश कर रही है इसलिए उसको वेलोसिटी मिलेगी, और स्प्रिंग पुश अगर कर रही है तो जो एनर्जी अभी स्प्रिंग में है वही एनर्जी क्या वो बॉल को ट्रांसफर करेगी? यस तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखा जाएगा, जितनी एनर्जी स्प्रिंग में है कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वही एनर्जी वो बॉल को ट्रांसफर करेगा हाफ एम वी स्क्वायर। बस सीधा सा हिसाब है, पक्की बात। तो यहां से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी
हाफ से हाफ कैंसिल, वेलोसिटी मिलेगी kx² बाई m का अंडर रूट। सारी चीजें पता है। k इज 100, x आपको दे रखा है 0.05 डिवाइड बाय मास आपको दे रखा है 0.1। यहाँ से आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी का आंसर मिलेगा √5/2 या 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी, √5/2 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आपको मिल गई। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया कि वेयर शुड अ बॉक्स बी प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। ये जो बॉक्स रखा हुआ है, ये वेयर शुड मतलब ये डी डिस्टेंस आपको पूछी गई है, सो दैट द बॉल फॉल्स इन इट। तो जो बॉल यहाँ से रिलीज की गई वो इसमें आके गिरे। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल का मोशन हो गया? यस। ये हाइट आपको दे रखी है 2 मीटर्स, मतलब एक 2 मीटर की हाइट से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, उसकी रेंज आपसे पूछी गई है कि वो कितना दूर जाके गिरेगी। बहुत आसान सा सवाल है। कैसे करेंगे? रेंज निकालने का तरीका क्या था? पहले टाइम निकालो, टाइम से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। टाइम कितना लगता है? तो वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम देखना चाहिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है अब कि यहाँ से एक बॉल रिलीज की गई है, बताइए इसकी रेंज कितनी होगी? ये पूछा गया आपसे, डिस्टेंस डी। ठीक है, ये हाइट दे रखी है 2 मीटर्स के बराबर, ये वेलोसिटी अभी अपन ने कैलकुलेट कर ली है। तो नीचे गिरने में टाइम जो उसको लगता है वो लगता है √2h/g। ये हम कई बार बात कर चुके हैं, फिर से आपको बता देता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो है 0, h हाइट इसको कवर करनी है, कितना टाइम लगेगा? तो हमें पता है v² इक्वल या s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। u 0 है इस डायरेक्शन में, तो h इक्वल टू हाफ GT² आता है, यहाँ से t मिलता है √2h/g के बराबर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में जब कोई इनिशियल स्पीड नहीं है तो टाइम आने में लगता है √2h/g। t हो जाएगा √2 इंटू 2/10। दिस इज द टाइम विच इज √2/5 सेकेंड्स। ये आ गया टाइम। अब आपको रेंज निकालनी है। रेंज इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू डी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सीधा सीधा रेंज सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपको मिल जाएगा रेंज। वेलोसिटी आपको पता है √5/2 है, टाइम अभी आपने कैलकुलेट किया √2/5 है, आंसर आएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर दूर ये बॉक्स आपको रखना चाहिए सच दैट ये बॉल इसमें आके गिरे। ठीक है, दिस शुड बी 1 मीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है बात? तो पहले आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके वेलोसिटी निकाली, उस वेलोसिटी को यूज करके आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे। आसान से सवाल है, आगे देखते हैं। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम पे यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है, इस पुली से यहाँ पे एक मास कनेक्टेड है m1 और इधर से एक मास कनेक्टेड है m2। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू के, ऐसा गिवन है। बोला गया कि जब इस सिस्टम को रिलीज किया गया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब दोनों मास पहले रेस्ट पे थे, तो इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। पूछा गया कि जब ये डिस्टेंस L मूव कर लेंगे, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस L, find their velocity, find their common velocity। common velocity obviously, क्यों कॉमन? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे जब ये L डिस्टेंस मूव कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखो L डिस्टेंस मूव करने के बाद का जो सिचुएशन बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी कि ये यहाँ आ चुका होगा m1, ये स्ट्रिंग इस पे चल रही है, और ये L डिस्टेंस नीचे जा चुका होगा यहाँ पे m2, ये L डिस्टेंस यहाँ पहुंच गया होगा, ये L डिस्टेंस यहाँ तक आ गया होगा। ऐसा हिसाब रहा होगा। इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी भी v होगी और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी भी v होगी, ऐसा अपने को मानना है ना। और ये ऊपर वाली जो सरफेस है ये जब तक गिवन नहीं है अपन मानेंगे कि ये बहुत लंबी सरफेस है, पुली पे कहीं टच वच नहीं होने वाला, ये ऊपर चलता रहेगा, एल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन है, इस केस में आपसे पूछा गया कि बताइए इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी है। अब सोचो यहाँ पे क्या सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है? बिल्कुल है, यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व तो हम नहीं कर सकते, ये बात तो क्लियर है। और अगर कंजर्व करनी है तो फ्रिक्शन के वर्क डन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए
पहली बात तो ये कि इनकी इनिशियल एनर्जीज अगर मैं लिखूं, ठीक है, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो फिर देखते हैं इनकी फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और हमें पता है कि वर्क डन बाय जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये बात हम जानते हैं। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें लिखना है। अब अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे जिसका मास है m1, पीछे की तरफ से फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू m1g के बराबर, म्यू एन, एन होगा m1g के बराबर, ठीक है। और इसने वर्क कितना किया, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस से मूव हुआ, एल डिस्टेंस से मूव हुआ ना। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना आया, ये देखो, F इंटू एल माइनस साइन के साथ, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरफ। एल इसका डिस्प्लेसमेंट, उसमें इसने वर्क किया इतना, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू m1g इंटू एल। ये आपका है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है। इसको यहाँ यूज करते हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू, म्यू वन की जरूरत नहीं है, म्यू के जो दे रखा है वो लिख सकते हैं हम, माइनस म्यू के इंटू एम वन इंटू जी इंटू एल, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो भाई काइनेटिक एनर्जी शुरू में तो थी जीरो, क्योंकि लिखा गया है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हुए तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। एल डिस्टेंस चलने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी अब वी वी के करस्पॉन्डिंग लिखी जाएगी, दोनों सेम वेलोसिटी वी से चल रहे हैं। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि हाफ m1 वी स्क्वायर प्लस हाफ m2 वी स्क्वायर, हाफ और वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 यहाँ पे आ गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी जीरो, फाइनली है ये, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक बात है। बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो सोचो m1 के केस में कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ क्या, वो पहले भी उसी सरफेस था, अभी भी उसी सरफेस पे है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1 तो जीरो है, ये बात क्लियर। m1 पहले भी उसी टेबल पे रखा हुआ था, उसी हाइट पे रखा हुआ था, अभी भी उसी हाइट पे है। m2 की हाइट में जरूर चेंज हुआ है, m2 जो है वो अब नीचे आ चुका है ना। तो m2 की हाइट में जो चेंज हुआ वो आप लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, तो m2 की हाइट में जो चेंज हुआ वो नेगेटिव में हुआ है, तो हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m2 इज माइनस m2gl। क्लियर है बात, क्योंकि m2 पहले जहां था, पहले m2 यहाँ था, यहाँ से ये और नीचे आ गया, जब नीचे की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए मैंने लिखा चेंज इक्वल टू माइनस m2gl। क्लियर है बात यहाँ तक, चेंज कितना है, माइनस m2gl, जबकि m1 पहले जिस हाइट पे था अभी भी उसी हाइट पे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली फॉर m2, और वो भी नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे आ गया l से, माइनस m2gl। अब ये इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, इसे हम आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं फॉर v। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपका, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये m2gl उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, m2gl माइनस म्यू के m1gl, ये लिख सकते हैं। यहाँ से gl कॉमन ले लिया, बचा m2 माइनस म्यू m1, और इधर से ये हाफ इधर आ गया तो ये 2 इधर आ गया, और ये m1 प्लस m2 इधर डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया m1 प्लस m2 यहाँ पे, ये बच्चा आपके पास वी स्क्वायर। तो v का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा रूट ओवर 2gl m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो बस ध्यान में क्या रखना था, हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लिख सकते थे फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि
नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा। और चेंज इन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होती है। काइनेटिक दोनों की शुरू में 0 थी, फाइनली v के करस्पॉन्डिंग थी। पोटेंशियल m1 में कोई चेंज नहीं हुआ, m2 नीचे आया तो उसकी चेंज नेगेटिव थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी -m2gl। बस उसके बाद तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली हमने v कैलकुलेट यहाँ से कर लिया। क्लियर है बात? कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आराम से। चलिए तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, देन बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। अभी तक हमने जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, वहां पे कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होता था। अभी तक कैसा था कि एक टेबल पे आप एक सर्कल बना दो और उस पे एक ऑब्जेक्ट को चलाते रहो, तो टेबल पे ही है ना, उसकी हाइट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा था। अब अपन बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, जिसमें ऑब्जेक्ट हाइट भी चेंज करेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक पूरा जाएगा। तो उस केस में क्या क्या चीजें अपने को देखनी है, वेलोसिटीज कैसी होंगी, फोर्सेस कैसे होंगे, वो सारी बातें हम तब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।